द सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स, जिसे लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज, किंग ऑफ स्पेस टाइम और बीकन ऑफ डेस्टिनी के नाम से भी जाना जाता है, सिर्फ एक ग्रेट ओल्ड वन नहीं, वो डिसेप्शन का अल्टीमेट मास्टर है और वो स्पिरिचुअल रेमिनेंट भी है, जिसे फूल, डोर और एरर पाथवे के हर बियॉन्डर को सरवाइव करने के लिए धोखा देना पड़ता है। आज हम उसकी साइकोलॉजी को एक्टिंग मेथड के पर्सपेक्टिव से डीपली एनालाइज करेंगे। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो इंसान को सिर्फ पोर्शन डाइजेस्ट करना नहीं सिखाती, बल्कि खुद गॉडहुड को डिसीव करना सिखाती है। हम देखेंगे कि फूल, डोर और एरर पाथवे के पोर्शंस नेम, एक्टिंग प्रिंसिपल और अथॉरिटीज़ किस तरह सेलेस्टियल वर्दी के दिमाग को रिवील करते हैं, उसकी कनिंग, उसका डिवाइन नेचर और शायद उसके अंदर बची हुई ह्यूमैनिटी अगर कभी थी भी। सबसे पहले एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, एक्टिंग मेथड पावर हासिल करने का टूल नहीं है, ये गॉडहुड से सरवाइव करने की स्ट्रैटेजी है। इस बात को समझने के बाद लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज़ की पूरी पावर सिस्टम एक नए एंगल से दिखाई देती है। हर पोर्शन के अंदर सिर्फ रेसिडुअल विल नहीं होती, उसके अंदर एक लिविंग साइकोलॉजिकल इम्प्रिंट होता है, और फूल, डोर और एरर पाथवे के लिए ये इम्प्रिंट सीधा सेलेस्टियल वर्दी से आता है। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई बियॉन्डर इन पाथवेज पर आगे बढ़ता है, वो सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा रहा होता, वो धीरे धीरे सेलेस्टियल वर्दी के साइकी के कांटेक्ट में आ रहा होता है। और सबसे डेंजरस बात, सेलेस्टियल वर्दी को फोर्सफुली रिटर्न करने की ज़रूरत ही नहीं, वो आइडेंटिटी के थ्रू वापस भी आ सकता है। इसीलिए एक्टिंग मेथड एग्जिस्ट करता है, ताकि बियॉन्डर पोर्शन के अंदर मौजूद डिवाइन पर्सनैलिटी को डाइजेस्ट करे, उसके सामने सरेंडर ना करे, धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी को इतना स्ट्रांग बनाए कि आखिर में उसका खुद का माइंड डोमिनेट करे, ना कि सेलेस्टियल वर्दी का। और इसी पॉइंट से हम उसकी साइकोलॉजी को समझना शुरू करते हैं। एक ऐसा गॉड जो आइडेंटिटी, परसेप्शन और नैरेटिव को कंट्रोल करता है। फुल पाथवे फुल पाथवे सेलेस्टियल वर्दी का सबसे डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है। इस पाथवे का हर एक्टिंग प्रिंसिपल उसके पर्सनालिटी का एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट रिप्रेजेंट करता है। कभी वो उस प्रिंसिपल को मास्टर करता है और कभी उस प्रिंसिपल को कम्प्लीटली डिस्टॉर्ट कर देता है। फुल पाथवे का सीक्वेंस 9, सियर, एक्टिंग प्रिंसिपल, फेट के सामने रिस्पेक्टफुल रहो, रेवलेशन को ह्यूमिलिटी के साथ इंटरप्रेट करो, कभी मत सोचो कि तुम सब कुछ जानते हो। एक सियर फ्यूचर की सिर्फ हल्की सी झलक देख सकता है, इसीलिए उसे हमेशा हम्बल रहना पड़ता है। लेकिन सेलेस्टियल वर्दी, उसके लिए फेट कोई अननोनेबल फोर्स नहीं है, वो फेट को मैनिपुलेट करता है। जहाँ एक सियर फेट को समझने की कोशिश करता है, सेलेस्टियल वर्दी उसे रीराइट करता है। सीक्वेंस 8, क्लाउन, एक्टिंग प्रिंसिपल, चाहे तुम फेट का थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हो, लेकिन तुम उसके सामने हेल्पलेस हो, इसीलिए मुस्कुराहट के पीछे अपना दर्द, कन्फ्यूजन और डिस्पेयर छुपा लो। सरफेस लेवल पर ये इमोशनल कंट्रोल लगता है, लेकिन सेलेस्टियल वर्दी के केस में ये इमोशनल कंट्रोल एक वेपन बन जाता है। उसका चेहरा कभी उसके असली इमोशन रिवील नहीं करता, वो सिर्फ वही इमोशन दिखाता है जो दूसरों को देखना चाहिए। ये सिर्फ स्टोसिज्म नहीं है, ये डिसेप्शन है। इसी वजह से वो स्पेक्टेटर पाथवे का नेचुरल काउंटर बन जाता है। स्पेक्टेटर्स इंसान के सबकॉन्शियसनेस एक्सप्रेशन पढ़ते हैं, लेकिन अगर एक्सप्रेशन ही फेक हो तो ऑब्जर्वेशन भी फेल हो जाती है। गॉड ऑलमाइटी जैसे बीइंग के सामने भी यही उसका साइकोलॉजिकल डिफेंस था। सीक्वेंस 7, मजिशियन, एक्टिंग प्रिंसिपल, कभी बिना प्रिपरेशन के परफॉर्मेंस मत दो, ऑडियंस की परसेप्शन को कंट्रोल करो, इल्यूजन क्रिएट करो और इम्पॉसिबल को चैलेंज करो, चाहे आखिर में सब कुछ इल्यूजन ही क्यों ना निकले। मैजिशियन ऑडियंस के बिलीफ को कंट्रोल करता है, सेलेस्टियल वर्दी पूरी सिविलाइजेशन के बिलीफ को कंट्रोल करता है। उसने बार्ड और सर्कल ऑफ इनेबिलिटी के कल्टिस्ट को सैल्वेशन का सपना दिखाया। रियलिटी वो सैल्वेशन नहीं, एपोक्लिप्स था। सबसे टेरिफाइंग बात ये नहीं थी कि उसने झूठ बोला, उसने सच बोला, बस इतना कॉम्प्लेक्स सच बोला कि उसका असली मतलब समझ ही नहीं सकता था कोई। एग्जैक्टली एक मास्टर मैजिशियन की तरह ऑडियंस खुद ही गलत कंक्लूजन पर पहुंच गई। मैजिशियन प्रिंसिपल का दूसरा हिस्सा और भी इंटरेस्टिंग है, इम्पॉसिबल को चैलेंज करो। सेलेस्टियल वर्दी ने इसी प्रिंसिपल को डिवाइन लेवल तक ले गया। उसने एडिशनल सेफिरॉट्स अकोमोडेट करने की कोशिश की। उसे पता था कि एग्रीग्रेशन इंस्टिंक्ट एक्टिवेट होगी, उसे पता था कि गॉड ऑलमाइटी के साथ अनअवॉइडेबल कन्वर्जेंस होगी, फिर भी उसने अटेम्प्ट किया। क्यों? क्योंकि उसका गोल इम्पॉसिबल था, यूनिवर्स का इकलौता सुप्रीम बीइंग बनना। आखिर में वो गॉड ऑलमाइटी दोनों गिर गए। एग्रीगेशन इंस्टिंक्ट ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन उसका डाउनफॉल भी मैजिशियन प्रिंसिपल की फेलियर नहीं था,
वो उस प्रिंसिपल का परफेक्ट कंक्लूजन था, इम्पॉसिबल को चैलेंज करना, चाहे आखिर में सब कुछ टूट ही क्यों ना जाए। सीक्वेंस 6, फेसलेस एक्टिंग प्रिंसिपल। तुम किसी भी इंसान की एक्टिंग कर सकते हो, लेकिन अंदर से तुम वही रहते हो जो तुम हो। डिस्गाइज इतना परफेक्ट होना चाहिए कि ऑडियंस भी बिलीव कर ले। सेलेस्टियल वर्दी का जाओ मिंग्रोई के थ्रू मैनिफेस्टेशन इसी प्रिंसिपल का अल्टीमेट वर्जन है। उसने सिर्फ किसी और का डिस्गाइज नहीं पहना, उसने आइडेंटिटी ही मर्ज कर दी। जाओ मिंग्रोई और सेलेस्टियल वर्दी की पर्सनैलिटीज़ इतनी डीपली ओवरलैप हो गई कि दोनों को अलग करना मुश्किल हो गया। फिर भी जाओ की आइडेंटिटी कंप्लीटली डिसअपियर नहीं हुई। इसी वजह से सेलेस्टियल वर्दी साइमल्टेनियसली गॉड भी बना था और एक ऑर्डिनरी ह्यूमन आइडेंटिटी के अंदर भी एग्जिस्ट करता रहा। आइडेंटिटी उसके लिए परमानेंट नहीं थी, लिक्विड थी, बदलने लायक थी। सीक्वेंस 5, मैरियोनेटिस्ट एक्टिंग प्रिंसिपल। दूसरों को इनविजिबल तरीके से कंट्रोल करो, स्टेज के पीछे रहकर पूरी प्ले डायरेक्ट करो। इसी प्रिंसिपल को देखकर सेलेस्टियल वर्दी के असली जीनियस समझ में आती है। उसने सिर्फ लोगों को मैनिपुलेट नहीं किया, उसने पूरा गेम डिज़ाइन किया। 7 सेफिरोट को सील करके उसने इंश्योर किया कि सारे ट्रू गॉड्स के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचे, एक नए लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज़ को सपोर्ट करना। ये मैनिपुलेशन नहीं थी, ये एग्जिस्टेंशियल कोरियोग्राफी थी। वो स्ट्रिंग्स पुल नहीं करता, वो स्टेज ही क्रिएट करता है। ड्रीम सिटी में भी उसने एग्जैक्टली यही किया। कल्टिस्ट, हाई सीक्वेंस बियॉन्डर्स और ऑर्डिनरी लोग सब उसके प्ले के एक्टर्स बन गए और उन्हें खुद पता भी नहीं चला। सीक्वेंस 4, बिजारो सॉर्सरर एक्टिंग प्रिंसिपल। बिजार को एम्ब्रेस करो, हॉरर और मिस्ट्री क्रिएट करो, रियलिटी के परसेप्शन को अनस्टेबल बना दो। मिरर वर्ल्ड्स, रियलिटी डिस्टॉर्शन और इम्पॉसिबल इन्वायरमेंट्स, ये सब सेलेस्टियल वर्दी के लिए सिर्फ एबिलिटीज़ नहीं थे, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। जब रियलिटी पर ट्रस्ट टूट जाता है, रेजिस्टेंस भी टूट जाता है, इसीलिए उसके अटैक्स फिजिकल से ज़्यादा मेंटल होते हैं। सीक्वेंस 3, स्कॉलर ऑफ योर एक्टिंग प्रिंसिपल। एंशियंट हिस्ट्री में ट्रुथ को ढूंढो, फेट को विटनेस करो, लेकिन उसकी इरिवर्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करो। सेलेस्टियल वर्दी पास्ट को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन वो प्रेजेंट को मैनिपुलेट कर सकता है। सेफिरा कैसल का रिजरेक्शन मैकेनिज्म इसी फिलोसॉफी का प्रूफ है। उसने हिस्ट्री को रिराइट नहीं किया, उसने हिस्ट्री को इस तरह अरेंज किया कि फ्यूचर उसके रिजरेक्शन की तरफ नेचुरली मूव करे। सीक्वेंस 2, मिरेकल इन्वोकर एक्टिंग प्रिंसिपल। मिरेकल्स खुद के लिए और दूसरों के लिए परफॉर्म करो। मिरेकल्स सिर्फ एक मूवमेंट के लिए होते हैं, लेकिन फेट बहुत लंबे समय तक चलती है। लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज और सर्कल ऑफ इनएबिलिटी दोनों में सेलेस्टियल वर्दी काउंटलेस मिरेकल परफॉर्म करता है, लेकिन उसके मिरेकल्स कभी फाइनल ऑब्जेक्टिव नहीं होते, वो सिर्फ एक कैटलिस्ट होते हैं। जैसे सेफिरा कैसल के ककून्स से कुछ लोगों को रिलीज करके इंस्टेंटली एंजल लेवल तक पहुंचाना। सिर्फ सरफेस पर ये एक इनविजिबल मिरेकल लगता है, लेकिन असली ऑब्जेक्टिव मिरेकल्स नहीं थे। असली ऑब्जेक्टिव्स था अपनी रिजरेक्शन की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना। मिरेकल्स एक सीड था, एक छोटा सा इवेंट जो सेंचुरीज तक डेस्टिनी को इन्फ्लुएंस करता रहा, और यही मिरेकल इन्वोकर का असली साइकोलॉजिकल मीनिंग है। सीक्वेंस 1, अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज एक्टिंग प्रिंसिपल। प्रोफाउंड मिस्ट्रीज की सेवा करो। एक नॉर्मल बियॉन्डर के लिए इसका मतलब होता है कि वो मिस्ट्रीज को रेस्पेक्ट करे, उन्हें समझने की कोशिश करे और कभी भी उन्हें पूरी तरह कंट्रोल करने का दावा ना करे। लेकिन सेलेस्टियल वर्दी इस प्रिंसिपल को भी उल्टा कर देता है। वो मिस्ट्रीज की सेवा नहीं करता, वो खुद मिस्ट्री बन जाता है। उसकी आइडेंटिटी इतनी लेयर्ड है कि कोई भी उसका असली इंटेंशन को समझ ही नहीं सकता। हर ट्रूथ के पीछे एक और ट्रूथ छुपा हुआ होता है, हर आंसर के पीछे एक और क्वेश्चन होता है, और इसी कन्फ्यूजन के अंदर वो अपनी स्कीम्स एग्जीक्यूट करता है। मिस्ट्रीज उसके लिए नॉलेज का एक सब्जेक्ट नहीं है, मिस्ट्रीज उसका शील्ड है, एक ऐसा स्मोक स्क्रीन जिसके पीछे वो फेट, हिस्ट्री और आइडेंटिटी को मैनिपुलेट करता रहता है। इसी वजह से सेलेस्टियल वर्दी सिर्फ डिसेप्शन यूज़ नहीं करता, वो डिसेप्शन का सोर्स बन जाता है। सीक्वेंस 0, फूल। इस पॉइंट पर फूल पाथवे अपनी अल्टीमेट फॉर्म में पहुंच जाता है। द फूल की अथॉरिटीज़ हैं फेट, हिस्ट्री, टाइम, चेंज, कंसीलमेंट, लेकिन सेलेस्टियल वर्दी इन अथॉरिटीज़ को सिर्फ पॉजेस नहीं करता, वो इन्हें परफॉर्म करता है। उसकी पूरी एग्जिस्टेंस एक डिवाइन परफॉर्मेंस है। हर मिरेकल, हर कोइंसिडेंस, हर इम्पॉसिबल इवेंट सब एक केयरफुल रिहर्स एक्ट का एक हिस्सा लगते हैं। इसीलिए उसके लिए डिसेप्शन कोई टेक्निक नहीं है, डिसेप्शन ही उसकी रियलिटी है।
वो सिर्फ लोगों को फूल नहीं करता, कभी कभी तो रियलिटी खुद उसके सामने फूल बन जाती है। इसी वजह से कहा जाता है कि सेलेस्टियल वर्दी डिसेप्शन का यूज़र नहीं, डिसेप्शन का कॉन्सेप्ट ही है। डोर पाथवे, अगर फुल पाथवे आइडेंटिटी और डिसेप्शन का रिप्रेजेंटेशन है, तो डोर पाथवे पॉसिबिलिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन है। स्पेस, नॉलेज, ट्रैवल, रियलिटी के बाउंड्रीज और इन सब के पीछे छुपा हुआ साइकोलॉजिकल मीनिंग। हर एक्टिंग प्रिंसिपल एक लेसन देता है, लेकिन सेलेस्टियल वर्दी हर लेसन को डोमिनेशन में बदल देता है। सीक्वेंस 9 अप्रेंटिस, एक्टिंग प्रिंसिपल, हम्बल रहो, सीखते रहो, अपनी लिमिटेशन को समझो। एक अप्रेंटिस जानता है कि दुनिया उसकी नॉलेज से बहुत बड़ी है, इसीलिए वो एरोगेंस को रिजेक्ट करता है। लर्निंग उसके लिए सर्वाइवल का टूल होती है। लेकिन सेलेस्टियल वर्दी के केस में सिचुएशन बिल्कुल अपोजिट है। वो सीखता ज़रूर है, लेकिन क्यूरियोसिटी की वजह से, कंट्रोल की वजह से। उसके लिए हर नई इन्फॉर्मेशन एक वेपन है, हर नया सीक्रेट एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, हर प्रेडिक्शन एक कॉन्टिजेंसी प्लान है। लेआउट ऑफ द मिस्ट्रीज और सर्कल ऑफ इनेबिलिटी दोनों में हम देखते हैं कि वो हमेशा सबसे ज़्यादा प्रिपेयर्ड होता है। जैसे उसने सिर्फ करंट सिचुएशन नहीं, फ्यूचर के पॉसिबल फ्यूचर्स को भी कैलकुलेट कर लिया हो। ले ये ह्यूमिलिटी नहीं, ये स्ट्रैटेजिक पैरोनिया है। एक ऐसा माइंड जो कभी किसी पर ट्रस्ट नहीं करता और इसीलिए हर पॉसिबिलिटी के अगेंस्ट बैकअप प्लान बना कर रखता है। एक अप्रेंटिस दुनिया को समझना चाहता है, लेकिन सेलेस्टियल वर्दी दुनिया को ओन करना चाहता है। सीक्वेंस 8 ट्रिक मास्टर, एक्टिंग प्रिंसिपल, असली की है दूसरों को फूल करना और डिसेप्शन को परफेक्टली परफॉर्म करना। और अगर किसी एक सीक्वेंस को सेलेस्टियल वर्दी रिप्रेजेंट करता है, तो शायद वो ट्रिक मास्टर ही है। उसकी पूरी डिवाइन आइडेंटिटी डिसेप्शन के ऊपर बनी हुई है। हर स्कीम, हर प्रोफेसी, हर मिरेकल, हर रिजरेक्शन प्लान, सब ट्रिक मास्टर साइकोलॉजी को डिवाइन वर्जन लगता है। सबसे टेरिफाइंग एग्जाम्पल है मिस्टर फूल की आइडेंटिटी को हाईजैक करना। सेलेस्टियल वर्दी ने सिर्फ लोगों को डिसीव नहीं किया, उसने बिलीवर्स और डीटी को सेक्रेड रिलेशनशिप को मैनिपुलेट किया। उसने मिस्टर फूल की आइडेंटिटी को अपना मास्क बना लिया और इतनी परफेक्शन से परफॉर्म किया कि एंजल्स और डेमिगॉड्स तक कंफ्यूज हो गए। यही ट्रिक मास्टर का हाईएस्ट लेवल है, जब विक्टिम को पता नहीं ना चले कि डिसेप्शन कब शुरू हुई। सर्कल ऑफ इनेबिलिटी में बार्ड और उसके फॉलोअर्स की इसी साइकोलॉजी को शिकार बनाते हैं। उन्हें लगता है कि वो एक सील डिवाइन एग्जिस्टेंस को फ्री कर रहे हैं। रियलिटी वो एक ऐसे एपोकलिप्टिक एग्जिस्टेंस को रिलीज़ कर रहे होते हैं कि पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय कर सकता है। सबसे डेंजरस बात यह नहीं थी कि सेलेस्टियल वर्दी ने उनसे झूठ बोला, उसने सेलेक्टिव ट्रुथ्स दिए, बाकी कंक्लूजन उन्होंने खुद निकाला। और वही ट्रिक मास्टर का गोल्डन रूल है, सबसे परफेक्ट डिसिप्शन वही होता है जहाँ विक्टिम खुद अपने आप को डिसीव करे। सीक्वेंस 7 स्क्राइब, एक्टिंग प्रिंसिपल, दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम अभी तक समझ नहीं पाए। एक स्क्राइब का काम है उन सबको फेथफुली रिकॉर्ड करना। एक स्क्राइब हिस्ट्री को प्रिजर्व करता है, ट्रुथ को डॉक्यूमेंट करता है, नॉलेज को फ्यूचर के लिए सेव करता है। लेकिन सेलेस्टियल वर्दी रिकॉर्ड्स प्रिजर्व नहीं करता, वो रिकॉर्ड्स रीराइट करता है, हिस्ट्री को एडिट करता है, टाइम को फूल करता है और रियलिटी को ऑफिशियली वर्जन को रिप्लेस कर देता है। जब उसने वेस्टर्न कॉन्टिनेंट्स के सेफेरॉट को सील किया, उसने सिर्फ फिजिकल बैरियर्स क्रिएट नहीं किए, उसने पूरे वर्ल्ड प्रोग्रेशन को रीराइट कर दिया। ट्रू गॉड्स के पास अबव द सीक्वेंस बनने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा और वो रास्ता उसके पास जाकर ही खुलता था। इसीलिए एक लाइन उसकी फ़िलॉसफी को परफेक्टली समराइज़ करती है, सेलेस्टियल वर्दी सिर्फ डोर नहीं है, वो लॉक भी है। और जिस इंसान के पास लॉक और डोर दोनों हो, उसके सामने पूरी रियलिटी एक प्रिजन बन जाती है। एरर पाथवे, अगर फुल पाथवे डिसेप्शन का स्टेज है और डोर पाथवे पॉसिबिलिटीज़ का गेटवे, तो एरर पाथवे रियलिटी के रूल्स के अंदर छुपा हुआ लूप होल है। ये पाथवे मिस्टेक्स, कॉन्ट्राडिक्शन और इम्पॉसिबल आउटकम्स का रिप्रेजेंटेशन करता है। और अगर इस पाथवे का कोई परफेक्ट एम्बॉडीमेंट है, तो वो है सेलेस्टियल वर्दी। सीक्वेंस 8 स्विंडलर, एक्टिंग प्रिंसिपल, दूसरों की साइकोलॉजी, रिएक्शंस और वीकनेस को समझकर उन्हें एक्सप्लॉइट करो। एक स्विंडलर सिर्फ झूठ नहीं बोलता, वो विक्टिम को वही दिखाता है जो वो देखना चाहता है। इसी वजह से सेलेस्टियल वर्दी को इस सीक्वेंस का अल्टीमेट आर्क टाइप कहा जा सकता है। उसकी हर बात, हर प्रॉमिस, हर रिवलेशन एक हिडन एजेंडा एक के साथ आती है। इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें जीनी के सील्ड स्टेट में देखने को मिलता है। जीनी जैसे ग्रेट ओल्ड वन भी सेलेस्टियल वर्दी के डिसेप्शन से ट्रॉमाटाइज नज़र आता है। एक ऐसा बीइंग जो गॉड्स को भी ट्रस्ट इश्यू दे दे, उसकी साइकोलॉजी कितनी टेरिफाइंग होगी, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है।
जो ग्रीक माइथोलॉजी में प्रोमेथियस ने ह्यूमैनिटी को फायर दिया था, फायर जो नॉलेज, टेक्नोलॉजी और प्रोग्रेस का सिंबल था। लेकिन सेलेस्टियल वर्दी इस कॉन्सेप्ट को कम्प्लीटली इन्वर्ट कर देता है। वो भी नॉलेज देता है, रेवलेशन देता है, डिवाइन गाइडेंस भी देता है, लेकिन कभी फ्री में नहीं। हर रेवलेशन के अंदर एक हिडन ट्रैप होता है। सर्कल ऑफ इनेबिलिटी में बार्ड और उसके फॉलोअर्स को लगता है कि उन्हें डिवाइन गाइडेंस मिल रही है। रियलिटी उन्हें रिजरेक्शन रिचुअल का हिस्सा बनाया जा रहा होता है। ये नॉलेज नहीं थी, ये बेट थी। प्रोमेथियस ने फायर प्रोग्रेस के लिए दी थी, लेकिन सेलेस्टियल वर्दी फायर देता है ताकि दुनिया जल सके। सीक्वेंस 2, ट्रोजन हॉर्स ऑफ डेस्टिनी। एरर पाथवे का सीक्वेंस 2 शायद पूरे पाथवे का सबसे सिंबॉलिक नाम है। ट्रोजन हॉर्स ऑफ डेस्टिनी। ट्रोजन हॉर्स माइथोलॉजी में एक गिफ्ट था, लेकिन उस गिफ्ट के अंदर पूरी आर्मी छुपी हुई थी। एग्जैक्टली इसी तरह से सेलेस्टियल वर्दी कभी ओपनली अटैक नहीं करता। वो अपने प्लान्स को गिफ्ट, प्रोफेसी या डेस्टिनी के रूप में प्रेजेंट करता है। विक्टिम को लगता है कि वो अपनी मर्जी से डिसीजन ले रहा है, लेकिन असल में डिसीजन पहले ही लिखा जा चुका होता है। उसका काम बिहेवियर, उसका कंपोज्ड एटीट्यूड, उसकी मेजर्ड स्पीच, ये सब उसके ट्रोजन हॉर्स का आउटर शेल है। अंदर छुपा होता है डिस्ट्रक्शन। इसीलिए उसके अगेंस्ट फाइट करना इतना डिफिकल्ट है, क्योंकि तुम कभी समझ ही नहीं पाते कि वॉर शुरू कब हुई थी। सीक्वेंस 1, वॉर्म ऑफ टाइम। वॉर्म ऑफ टाइम ये नाम सुनते ही एक इमेजिन दिमाग में आता है, इमेज दिमाग में आती है। एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म जो धीरे धीरे अंदर से सब कुछ खा जाता है। वो डायरेक्टली अटैक नहीं करता, वो क्वाइटली एग्जिस्ट करता है। और जब तक लोगों को उसकी प्रेजेंस का एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एग्जैक्टली यही सेलेस्टियल वर्दी की साइकोलॉजी है। वो लाउड कॉन्करर नहीं है, वो इन्वेजन अनाउंस नहीं करता। वो हिस्ट्री के अंदर घुस जाता है, मेमोरी के अंदर घुस जाता है, डेस्टिनी के अंदर घुस जाता है और हज़ारों सालों तक पेशेंटली वेट करता है। उसकी स्कीम्स सेंचुरी में मैच्योर होती है। इसीलिए वो सिर्फ टाइम को कंट्रोल नहीं करता, इसीलिए वो सिर्फ टाइम को कंट्रोल नहीं करता, वो टाइम के अंदर पैरासाइट की तरह सर्वाइव करता है। सीक्वेंस 0, एरर। एरर का मतलब सिर्फ मिस्टेक नहीं होता, एरर का मतलब होता है रियलिटी का कॉन्ट्राडिक्शन, सिस्टम का लूप होल, रूल का एक्सेप्शन। सेलेस्टियल वर्दी इसी कॉन्सेप्ट का डिवाइन फॉर्म है। वो एग्जिस्टेंस का बग है, एक ऐसा फ्लॉ जो खुद रियलिटी के रूल्स को एक्सप्लॉइट करता रहता है। इसीलिए उसकी प्रेजेंस सिर्फ डेंजरस नहीं है, फंडामेंटली अननेचुरल है। लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज रिपीटेडली यह आइडिया एक्सप्लोर करता है कि गॉडहुड धीरे धीरे ह्यूमैनिटी को कंज्यूम कर देती है। लेकिन सेलेस्टियल वर्दी का केस में सवाल उल्टा है। क्या उसके पास कभी ह्यूमैनिटी थी भी? क्लाइन ह्यूमैनिटी को 2 लेयर्स में एक्सप्लेन करता है। पहली लेयर बेसिक इंस्टिंक्ट्स, सेल्फ प्रिजर्वेशन, ग्रीड, फियर, सर्वाइवल। दूसरी लेयर लव, रिलेशनशिप्स, एम्पैथी, सेक्रीफाइस, कॉम्पैशन। सेलेस्टियल वर्दी के अंदर पहली लेयर क्लियरली एग्जिस्ट करती है। वो सर्वाइव करना चाहता है, अपनी एग्जिस्टेंस को प्रिजर्व करना चाहता है, हर रिस्क कैलकुलेट करता है। लेकिन दूसरी लेयर शायद कभी थी ही नहीं। उसके डिसीजंस में कंपैशन नहीं दिखता, एम्पैथी नहीं दिखती, अटैचमेंट नहीं दिखती, सिर्फ कैलकुलेशन दिखती है। इसीलिए वो इमोशनली एम्प्टी फील होता है। फिर भी एक छोटी सी क्रैक हमें देखने को मिलती है, डिस्पेयर। जब जाओ मिंगरुए की बॉडी पर उसका कंट्रोल वीक पड़ता है और क्लाइंट डोमिनेट करना शुरू करता है, तब हमें पहली बार उसके इमोशन मार्क्स में क्रैक नज़र आती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसका डिस्पेयर भी किसी और के लिए नहीं था, नो लॉस के लिए, ना गिल्ट के लिए, ना रिग्रेट के लिए, सिर्फ अपनी एग्जिस्टेंस के खतरे के लिए। यानी उसका इमोशन भी सेल्फ प्रिजर्वेरेंस का जुड़ा हुआ था। सेलेस्टियल वर्दी कभी किसी के प्लान के पे डिपेंड नहीं करता। हर स्कीम के अंदर बैकअप स्कीम होती है, उस बैकअप के अंदर भी एक और कॉन्टिजेंसी, और उसके अंदर भी एक और। ये सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं, ये एक्सट्रीम पैरानोया है। वो किसी पर ट्रस्ट नहीं करता, ना एलाइज पर, ना फॉलोअर्स पर, ना फेट पर। उसके लिए सर्वाइवल का मतलब है हर पॉसिबिलिटी के अगेंस्ट तैयार रहना। इसी वजह से उसकी प्लानिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सेलेस्टियल वर्दी कभी वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करता। उसकी साइकोलॉजी दूसरे ग्रेट ओल्ड वंस के साथ इंटरेक्शन से और भी क्लियर हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं जीनी की। जीनी जैसे बीइंग भी ओपनली एक्सेप्ट करते हैं कि सेलेस्टियल वर्दी की डिसेप्शन अनबिलीवेबल लेवल पर थी। ये सिर्फ मॉर्टल्स को फूल नहीं करता, ये गॉड्स को भी मैनिपुलेट कर सकता है। और सबसे शॉकिंग बात, कभी कभी वो खुद भी फेट के अनप्रेडिक्टेबिलिटी का शिकार बन जाती है। यानी डिसेप्शन का मास्टर होने के बाद भी वो डेस्टिनी से कम्प्लीटली ऊपर नहीं है। अब बात करते हैं उसके सबसे बड़े राइवल गॉड ऑलमाइटी की।
इन दोनों का रिलेशनशिप सिर्फ राइवलरी नहीं थी, ये एग्जिस्टेंस के दो अपोजिट प्रिंसिपल्स हैं। गॉड ऑलमाइटी रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर, अथॉरिटी, यूनिटी, लॉ। सेलेस्टियल वर्दी रिप्रेजेंट करता है केओस, मल्टीप्लिसिटी, एरर, डिसेप्शन, फ्रीडम थॉट्स कॉन्ट्राडिक्शन, फ्रीडम थ्रू कॉन्ट्राडिक्शन। दोनों एक ही ओरिजिनल क्रिएटर के सबसे डोमिनेंट पर्सोनाज हैं, एक बिना दूसरे के कंप्लीट नहीं है, लेकिन दोनों एक साथ कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इसी वजह से सेलेस्टियल वर्दी के ऑलमोस्ट हर मेजर प्लान का हिडन ऑब्जेक्टिव एक ही था, गॉड ऑलमाइटी की कंप्लीट रिटर्न को डिले करना, उसके लिए सेफिरोट सील करना, लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का सक्सेसर प्रिपेयर करना और रिजरेक्शन के एंडलेस प्लान्स बनाना, सब इसी साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा था। कंक्लूजन, अगर हम एक्टिंग मेथड को सिर्फ पोर्शन डाइजेशन की टेक्निक समझते हैं तो लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का आधा मीनिंग मिस कर देते हैं। हर सीक्वेंस एक साइकोलॉजिकल लेसन है, हर एक्टिंग प्रिंसिपल एक वार्निंग है, और फुल डोर और एरर पाथवेज को देखकर एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। सेलेस्टियल वर्दी सिर्फ इन पाथवेज का ओनर नहीं है, वो इन पाथवेज की साइकोलॉजी का लिविंग एम्बॉडीमेंट है। उसने हर एक्टिंग प्रिंसिपल को मास्टर नहीं किया, उसने उन्हें रिवर्स किया, वेपनाइज किया और डिवाइन स्केल पर परफॉर्म किया। इसीलिए वो सिर्फ डिसेप्शन यूज़ नहीं करता, वो डिसेप्शन की डेफिनेशन बन जाता है। और शायद इसी वजह से क्लाइंट को एक्टर बनना पड़ा, पावर गेन करने के लिए नहीं, बल्कि इतनी देर तक अपनी ह्यूमैनिटी बचाए रखने के लिए कि वो खुद कभी सेलेस्टियल वर्दी ना बन जाए। इसीलिए आपको ये साइकोलॉजिकल डीप डाइव पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। मैं ऐसे ही लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज़ के साइकोलॉजिकल